फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोलिक्स फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्कुलर डाइक्रोसिन स्पेक्ट्रोस्कोपी और सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन है आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उससे पहले बता देना चाहती हूँ कि बच्चों जो अभी तक बायोलिक्स फ्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर कमेंट में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पर्टिकुलर टेक्निक है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिसे हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, प्रोटीन में जो डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे डिटरमाइन करने के लिए, उसे डिटेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं बता देना चाहती हूँ बच्चों, बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो गया है जिसमें हम लोग अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कस हो चुका है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट एंड बीटा टॉर्न, और क्या होता है कोलाजन हेलिक्स, 310 हेलिक्स एंड आपका पाई हेलिक्स की डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है एक प्रोटीन में। तो वही प्रोटीन में जितने सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसे डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जिसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर डाइक्रोसिन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। तो इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या होगा, कौन सी बेसिस में हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, पेप्टाइड में जो अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हम लोग डिटरमाइन करते हैं सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कि कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, राइट। ऑप्टिकल एक्टिव क्या है ना, जिसके पास कायरल कार्बन रहता है, राइट। जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग अमीनो एसिड क्लास में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो अमीनो एसिड के पास कायरल कार्बन रहता है वो अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जितना सारा 22 अमीनो एसिड में से ओनली वन अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं रहता है क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, उसका R ग्रुप H रहता है, यही आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। और अल्फा कार्बन जो है वो आपका कायरल कार्बन नहीं है, वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड रहता है। लेकिन ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे जो अमीनो एसिड है वो सारे उनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट रहता है। उनमें से आइसोल्यूसिन एंड आपका थ्रियोनिन, इन दोनों के पास 2 कायरल कार्बन रहता है। तो जिनके पास कायरल कार्बन है, जिस मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन रहता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होने से क्या होता है ना, वो जो आपका प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करवाता है, ठीक है। तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट यूज्ड सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सर्कुलर लाइट यूज होता है, यूज होता है पोलराइज लाइट जिसका 2 डायरेक्शन रहता है, लेफ्ट एंड राइट, राइट। लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन रहेगा और उससे हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइड में जिसमें प्रोटीन है उसके थ्रू पास करवाएंगे। इसमें आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन में क्या करेंगे हम लोग, प्रोटीन और पेप्टाइड जो भी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर लाइट या सर्कुलर पोलराइज लाइट को पास करवाएंगे। उसके वजह से क्या होगा ना, जो ये सर्कुलर पोलराइज लाइट, पहले इसका स्ट्रक्चर क्या था, सर्कुलर था, उसके वजह से क्या होगा ना, वही लाइट का जो एंगल वो डिफरेंट हो जाएगा और उस सर्कुलर पोलराइज लाइट का जो स्ट्रक्चर वो हो जाएगा आपका एलिप्टिकल, ठीक है। और उसका एंगल जो है, एंगल चेंजेस होने के बाद एलिप्टिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। और इसी एलिप्टिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, ये इसमें देखो ये था आपका एल, तो एल मतलब जो लेफ्ट रोटेशन लाइट, जो एल अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन में जनरली कौन सी अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है, एल अमीनो एसिड, और वो सर्कुलर पोलराइज लाइट को लेफ्ट एंगल के थ्रू मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इसे बोलते हैं एल अमीनो एसिड। एल एंड डी अमीनो एसिड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो डी अमीनो एसिड वही होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो वो हो जाएगा आपका डी अमीनो एसिड। अगर वही अमीनो एसिड मतलब जिसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है वो अगर लाइट को आपका लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं आपका सर्कुलर पोलराइज लाइट को आप क्या करोगे ना, प्रोटीन के थ्रू पास करवाओगे, प्रोटीन के ऊपर पास करवाओगे। तो देखा गया है कि वही सर्कुलर पोलराइज लाइट आपका कन्वर्ट हो जाता है एलिप्टिकल स्ट्रक्चर में, जिसमें एल जो है एल का क्वांटिटी मैक्सिमम दिखाया जाता है एज कंपेयर टू एयर आर।
तो एल से क्या पता चला कि उसमें एल अमीनो एसिड मैक्सिमम है और आर अमीनो एसिड आपका बहुत कम है। ठीक है, तो वैसे ही एल अमीनो एसिड का जो रोटेशन है, रोटेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग डिटरमाइन करते हैं सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो एक ग्राफ प्लॉट होगा, उस देखा गया है कि जितना सारा जो स्ट्रक्चर रहता है, जितना सारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसका एक पर्टिकुलर रेंज में, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के थ्रू वो उसी वेवलेंथ लाइट में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट यूज्ड फ्रॉम 180 टू 250 nm, मतलब सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट को जो हम लोग प्रोटीन में पास करवाएंगे उसका रेंज कितना होना चाहिए, वो एब्जॉर्बेंस कितने में शो करता है, 180 टू 250 nm में। और ये लाइट कौन से रेंज में होता है, फार यूवी रेंज होता है। तो फार यूवी रेंज लाइट को अगर हम लोग प्रोटीन के थ्रू पास करवाएंगे, प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन या पेप्टाइड, उसमें क्या है, अमीनो एसिड, तो वो एक पर्टिकुलर, वो उसी लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएगा, रोटेट करवाएगा। ठीक है, और ऐसे एलिप्टिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, एलिप्टिकल लाइट फॉर्मेशन करेगा। और उसी एलिप्टिसिटी को हम लोग ग्राफ के थ्रू प्लॉट करेंगे, तो कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है। तो देखा गया है अगर वो उस प्रोटीन में, अगर इस प्रोटीन में आपका प्रेजेंट है अल्फा हेलिक्स, तो अल्फा हेलिक्स का पीक जो है वो आपका कुछ इस तरह आता है। ये रेड जो दिख रहा है, रेड हो गया आपका अल्फा हेलिक्स के लिए। तो अल्फा हेलिक्स का पीक कुछ इस तरह का आएगा, जिसमें एक पीक रहता है +190 में। मैं आपको बता देती हूँ, पहले बता देती हूँ ग्राफ के बारे में। ग्राफ का रेंज कितना है, आपका वेवलेंथ का रेंज रहता है 170 या 180 टू 250 nm में रहता है, जो कि फार यूवी रेंज है। फार यूवी रेंज लाइट में हम लोग एब्जॉर्बेंस शो करेंगे कि देखेंगे कि कौन सी लाइट की वेवलेंथ में प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस में रहेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो देखा गया है कि जो अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट रहता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन में, उसका कुछ इस टाइप का रेड कलर में दिख रहा है आपको, इस टाइप का पीक शो करता है, जिसमें 190 में वो एक पर्टिकुलर पीक शो करेगा, मतलब एक पॉजिटिव पीक, देन ग्रेजुअली डिक्रीज होकर एक नेगेटिव पीक शो करता है। तो नेक्स्ट हो गया आपका नेगेटिव पीक, और एक थर्ड पीक शो करेगा जो कि एक नेगेटिव पीक होता है। तो अल्फा हेलिक्स में देखा गया है कि एक पॉजिटिव वेवलेंथ में वो हाईली पिक शो करेगा। फर्स्ट होगा आपका, आप जो रोटेशन होगा वो आपका पॉजिटिव वेवलेंथ में होगा, फिर आपका पिक जो होता है वो नेगेटिव में होता है, नेगेटिव वेवलेंथ में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी नॉट वेवलेंथ, इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी आपका शो करेगा, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो देखा गया है कि जो अल्फा हेलिक्स का फर्स्ट पीक होता है कि कौन सी वेवलेंथ में, 190 nm में, 190 nm में वेवलेंथ शो करेगा, पिक शो करता है। देन अल्फा हेलिक्स का पिक कुछ 205 nm में शो करता है, 218 nm में शो करता है। आपको ये वैल्यू याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है अल्फा हेलिक्स में, जो अल्फा हेलिक्स को अगर हम लोग सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो उसका कैसे वैल्यू आता है, पहले आता है पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड नेगेटिव। और ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मैं आपको मार्क्स कर देती हूँ यहाँ पे। सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी CSR नेट में आया है, तो इसे स्किप नहीं करना है। अगर हम लोग को इजी वे में समझ में आ रहा है तो इसे स्किप क्यों करोगे। नेक्स्ट हो गया आपका बीटा सेट। बीटा सेट का जो रेंज शो करता है वो पहला पिक आपका होगा पॉजिटिव। बीटा सेट का पहला पिक होता है पॉजिटिव, जो कि 195 nm में शो करेगा, एक पॉजिटिव पिक 195 के आसपास। और उसके बाद एकदम से नेगेटिव पिक शो करता है 215 के आसपास। ठीक है, तो पहले हो गया पॉजिटिव पिक, फिर होता है नेगेटिव पिक। तो अल्फा हेलिक्स में 3 पिक शो करता है, फर्स्ट हो गया आपका पॉजिटिव, देन नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव पिक शो करेगा। और बीटा सेट में सर्कुलर डाइक्रोसिन का इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट पॉजिटिव पिक शो करेगा, देन आपका नेगेटिव पिक शो करता है। देन रैंडम कॉइल को अगर हम लोग देखोगे, रैंडम कॉइल एंड टॉर्न, रैंडम कॉइल में को क्या होता है ना, एक नेगेटिव, एक हाईली नेगेटिव पिक शो होता है। और आपका पॉजिटिव, और जो टॉर्न में किसका होता है, टॉर्न में पहले नेगेटिव होगा, रैंडम कॉइल में पहले मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव पिक शो होता है, और टॉर्न में कैसा होता है, एक नेगेटिव पिक और उसके बाद पॉजिटिव पिक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बस यही याद रखना है कि सर्कुलर डाइक्रोसिन में जो डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा, बीटा, रैंडम कॉइल एंड आपका टॉर्न, बीटा टॉर्न होते हैं, उसमें
फर्स्ट कौन सी पीक आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यही आपको बस याद रखना है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक प्रोटीन एक एक्सपेरिमेंट में दिखा देती हूँ। एक प्रोटीन हैविंग सम सेकेंडरी स्ट्रक्चर विथ वन, तो एक प्रोटीन के पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था, एक अननोन प्रोटीन जिसके हम लोग पता नहीं है उसका स्ट्रक्चर के बारे में, एक अननोन प्रोटीन जिसका कुछ पहले हमें देखा गया सर्कुलर डाइक्रोसिज्म शो किया इस टाइप का स्ट्रक्चर। देन प्रोटीन वाज ट्रीटेड विथ pH 10 सॉल्यूशन एंड CD स्पेक्ट्राइज्ड टू, तो इसी को हम लोग pH 10 में ये करने के बाद, मतलब पुट करने के बाद उसका सर्कुलर डाइक्रोसिज्म चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया। Then it was further given heat shock followed by the decline in temperature and the spectrized, तो इसी को हम लोग नेक्स्ट क्या किए, हीट शॉक प्रोवाइड किए, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ। तो मुझे बताओ इसमें आंसर क्या होगा, क्वेश्चन यही पूछा है। तो ये जो चेंजेस हुआ, तो ये चेंजेस के बारे में बताओ। तो पहला ग्राफ में क्या बोला है ना, पहले इस टाइप का स्ट्रक्चर था, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो वो इस टाइप का था। तो इसमें मुझे बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर हो सकता है, पहले पॉजिटिव पिक देन नेगेटिव, तो ये हो सकता है आपका अल्फा हेलिक्स। तो पहले जो प्रोटीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो था आपका अल्फा हेलिक्स, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स था। फिर इसे जब हम लोग पीएच कम कर देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होके फॉर्मेशन हो जाता है, पहले पॉजिटिव पिक देन नेगेटिव तब। तो ये कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा बताओ, ग्रीन होता है आपका बीटा सीट में पहले पॉजिटिव एंड आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो, तो अल्फा हेलिक्स को जब हम लोग pH 10 में पिक किए तो उसमें आपका पिक चेंज हो गया और स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अल्फा हेलिक्स कन्वर्ट हो गया बीटा सीट में, ये हो गया आपका बीटा सीट। देन बीटा सीट को फिर हम लोग हीट करवाए, तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका हो गया यहाँ पे बीटा सीट, फिर उसे हम लोग हीट करवाएंगे, हीट शॉक देंगे। हीट शॉक की वजह से क्या हुआ ना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ गया। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर किसमें होता है, पहले नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, पहले नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव कौन सी स्ट्रक्चर में होगा, टॉर में। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा इस प्रोटीन का, फाइनल सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, टॉर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा CD स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको दिखा देगा कितना बड़ा बड़ा ग्राफ है, तो आप इसे देख कर डरना मत। अगर CD स्पेक्ट्रा है तो अच्छे से क्वेश्चन अटेंड करो और पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में आंसर करना। नेक्स्ट देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा ना, एक प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने टाइप का नॉन कोवैलेंट एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है वो फॉर्मेशन करके जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। ऑल इंट्रा चेन नॉन कोवैलेंट बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये इंट्रा चेन कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो सकता है, आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और वैंडरवाल। तो ये जितने सारे नॉन कोवैलेंट बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में। और डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका सिस्टीन के बीच होता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन है, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ इंटर चेन के थ्रू अगर इंटर चेन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आपको ये पहले से आई थिंक पता होगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है आपका डोमेन। डोमेन में बहुत सारे मोटिव प्रेजेंट रहता है, फंक्शनल मोटिव, जिसमें बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है प्रोटीन की, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। प्रोटीन सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है उसका आयोनिक स्ट्रेंथ के ऊपर। कंसंट्रेशन अगर हम लोग सॉल्यूशन में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग प्रोटीन के एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रोवाइड करेंगे जिसका आयोनिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, लो आयोनिक स्ट्रेंथ है, तो उसमें जो आयन से पॉजिटिव नेगेटिव आयन वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा।
है ना। और यहाँ पे वाटर अगर है तो इसके साथ आटा, वाटर के पास पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप रहता है तो वो प्रोटीन के साथ अटैच करके सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। जितना हम लोग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, अगर बहुत ही इंक्रीज किए तो क्या होगा ना, आपका सॉल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा एंड प्रोटीन में क्या होगा, उसके कंपैरिजन में कम होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा ना, जो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मॉलिक्यूल वो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और आपस के साथ अटैच हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे और प्रोटीन हो जाएगा अलग। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन अलग हो गया तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज हो जाता है। तो लो आयोनिक स्ट्रेंथ सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, दैट कॉल्ड सॉल्टिंग इन। अगर हाई आयोनिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे हम लोग, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्टिंग आउट। नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट मतलब अगर हम लोग प्रोटीन को कोई किसी सॉल्वेंट में डिप करते हैं, मतलब पुट करते हैं, अगर मान लो कि सॉल्वेंट इथानॉल या एसीटोन है, तो इस टाइप का सॉल्वेंट में पुट करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, इथानॉल एंड एसीटोन इन दोनों का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही कम होता है, पोलैरिटी बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो डिजर्व नहीं होगा, प्रोटीन इनसॉल्युबल होगा, प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अदर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर या ग्लिसरॉल, जिसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रहता है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहता है, तो उनके पास पोलैरिटी हाई है, पोलैरिटी हाई पोलैरिटी होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल में अगर हम लोग प्रोटीन को डिजोल्व करेंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। अगर हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि इथानॉल या एसीटोन में पुट करेंगे तो उसमें प्रोटीन इनसॉल्युबल होगा। दैट्स ऑल। तो हम लोग का अभी कंप्लीट हो गया प्रोटीन स्ट्रक्चर फंक्शन। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट्स है आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। और गाइस बता देना चाहती हूँ, प्रोटीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग टेलीग्राम में सॉल्व करने वाला है। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन करो और उसमें हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। तो गाइस आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही बहुत ही इजी ट्रिक्स जैसा बहुत ही इजी सिंपल लग रहा होगा, सर्कुलर डाइक्रोसिन पहले आप पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रोटीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका CSR नेट में। तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो और अपना जूनियर सीनियर उनके साथ भी शेयर करो बायोलॉजी फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इजीली यहाँ पे पढ़ सके। तो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।